देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की शाम अपने आवास पर सिखों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। पीएम ने इस दौरान डेलीगेशन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी सिर पर पगड़ी बांधे नजर आए। पीएम मोदी ने सिख डेलीगेशन को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा कवच तैयार करने वाला देश बनकर उभरा है। खालसा दीवान में मुझे माथा टेकने का सौभाग्य मिला। संगत के सदस्यों से बहुत अच्छी बातें हुई। इसी तरह 2016 में जब मैं ईरान गया तो वहां भी तेहरान में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन का एक और अविस्मरणीय क्षण फ्रांस में 9 अप्रैल इंडियन मेमोरियल की मेरी यात्रा भी है। यह मेमोरियल विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देता है और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाइयों की थी। यह अनुभव इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है। लेकिन आज भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा है। करोड़ों वैक्सीन डोज हमारे देश में लगाई चुकी है। आपको भी सुनकर गर्व होगा कि इसमें भी 99% वैक्सीनेशन हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन से हुआ है। इसी कालखंड में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनकर के उभरे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत का ये बढ़ता हुआ कद, ये बढ़ती हुई साख, इससे सबसे ज्यादा किसी का सर ऊंचा होता है तो वो हमारे डायस्पोरा का है। उधर पटियाला हिंसा मामले में मान सरकार एक्शन मूड में नजर आई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाई लेवल की मीटिंग कर मामले में जांच के सख्त आदेश दिए। तो साथ ही पटियाला में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। सीएम मान ने कहा कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान के खिलाफ आज एक विरोध मार्च के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। इस दौरान पथराव भी किया गया। पटियाला में 2 समूहों के बीच हुई हिंसा को आप सांसद राघव चड्ढा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चड्ढा ने कहा कि पंजाब की अमन शांति और भाईचारे के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने हालात सामान्य करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना 2 समुदाय के बीच में नहीं बल्कि 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि ये जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस, वायलेंस की घटना पटियाला में हुई है, ये कोई 2 समुदाय के बीच में नहीं बल्कि 2 पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, 2 राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेस आज हुए, वायलेंस हुआ। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। पहली चीज, पंजाब का
माहौल बिगाड़ना या पंजाब की अमन शांति भाईचारे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं। इस घटना पे पंजाब पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए वहां पे हालत जो है उसे सामान्य किया, शांति बहाल करी है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस पूरी वायलेंस के पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, भगवंत मान साहब की सरकार करने जा रही है। तीसरी चीज, कोई भी शख्स जो पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भगवंत मान साहब की आम आदमी पार्टी की सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतेगी, सख्त कार्रवाई होगी। यह सरकार पुरानी सरकारों जैसी नहीं है। पंजाब की अमन शांति के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और ये दोनों पार्टियां जिनके बीच में आज ये पटियाला में झगड़ा हुआ, अकाली दल और शिवसेना कांग्रेस, इन पार्टियों के जो लोग मास्टरमाइंड थे जिन्होंने इस वारदात। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पटियाला हिंसा को पूरी तरह से राजनीतिक करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। इस तरह की हिंसा फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ पंजाब सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, ये पंजाब में जो मामला हुआ है ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक मामला है। एक तरफ अकाली दल के लोग हैं, दूसरी तरफ शिवसेना और कांग्रेस के लोग हैं और पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा का सारा नाटक रचा गया है और पंजाब पुलिस ने 1 घंटे में इस सारी की सारी सिचुएशन को कंट्रोल में लिया। इसमें हमारे पुलिस के कोई जवान जो हैं वो घायल भी हुए हैं, मगर पंजाब के अंदर इस तरीके की कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन भी लोगों ने ये काम किया है उनको बहुत जल्द जो है जेल के अंदर भेजा जाएगा और इस तरीके की न्यूसेंस जो है उसको। पटियाला में हुई हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष शर्मा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में पंजाब में आम आदमी की सरकार पर कई सवाल खड़े किए। पटियाला में हुई लड़ाई को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता सुभाष शर्मा। सर, ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी जनता बन गई? अगर बात करें लड़ाई होगी कई काफी दिनों से, हम कह सकते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया में सब इंसिडेंट था, पर फिर भी उसके बाद आज ये घटना हुई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल कंप्लीट फेल्योर है सरकार की, पुलिस की और प्रशासन की। सबको पता था, 10 दिन से ये सब चल रहा था, कोई तैयारी नहीं की उनको रोकने की थी और ये आज हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ ताकतें हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहती और सरकार जो है उन ताकतों को रोक पाने में असफल साबित हुई है। या तो सरकार का ध्यान ही नहीं है या वो चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब तो बिजी हैं अरविंद केजरीवाल की पीआर करने में, उनके पास टाइम कहाँ है पंजाब के लिए। वो गृह मंत्री हैं, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रोज़ बिगड़ रही है और मुख्यमंत्री साहब जो है ना, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो जो हमारा नीरो है भगवंत मान, ये भी बांसुरी बजा रहा है अरविंद केजरीवाल की और पंजाब के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। तो जी, लॉ एंड ऑर्डर एक अहम चीज़ है और प्रायोरिटी भी रखी जाती है। भगवंत मान सरकार शुरू से कहती है हमारी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद ये घटना क्या मतलब समझे कि ध्यान ही नहीं है, ये चाहते नहीं है। मुझे तो लगता है चाहते ही नहीं है, ध्यान भी नहीं है। अब देखिए, गृह मंत्री साहब अब जागे हैं। सुबह कैसे घटनाक्रम हुआ, मैंने उनका ट्वीट देखा। गृह मंत्री का तो काम था उसी समय त्वरित एक्शन करते। इतना कुछ हो गया, पत्थर चल गए, हमारा इतना प्रसिद्ध देवी काली माता का मंदिर, सब पंजाबियों की इसमें आस्था है, उस पर पत्थर चलते हैं, उसके गेट पे तलवारें मारी जाती हैं। क्या कर रही है ये सरकार? कहाँ सोई हुई है सरकार? कहाँ सोई हुई है ये पुलिस के लोग? इसलिए ये कंप्लीट फेल्योर है और भगवंत मान साहब को आगे आके पंजाब के लोगों को जवाब देना चाहिए कि पंजाब में माहौल ख़राब करने के लिए ये ताकतों जिनका हौसला बढ़ा हुआ है, वो क्या मान साहब की शय पे बढ़ा हुआ है? क्यों उनको नहीं रोका? शुक्रिया सर। तो हमारे साथ सुभाष शर्मा जो ने चीज़ क्लियर कर दी है कि आखिर क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इसको लेके बाकायदा मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। कैमरामैन नलजिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी न्यूज़। पंजाब के पटियाला में शुक्रवार दोपहर जुलूस निकालने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस मामले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि सरकार को अनुभव ही नहीं है, तो इस तरह के दंगों को
आखिर कैसे संभालेगी? की सरकार को चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वहाँ पर मुद्दे हमेशा उठते रहे हैं, मगर ये सरकारें अपने समय के ऊपर पिछले कई सालों से ये मुद्दे दबे हुए थे। मगर अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और सरकार का क्या रोल रह सकता है, मैं समझता हूँ कि जिनको एक्सपीरियंस ही ना हो तो ये कैसे उनको संभालेंगे, ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। इसकी हम निखेधी करते हैं कि ऐसे दंगे नहीं होने चाहिए। एक कम्युनिटी एक सद्भावना के साथ वहाँ पर रहना चाहिए और आज जो माहौल उसको क्रिएट करने की पटियाला की घटना पर बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत में हिंसा की कोई जगह नहीं। इसी के साथ उन्होंने कई राज्यों में बिजली की कटौती और बिहार में बिजली की स्थिति पर कहा कि ये संकट तत्कालिक है। बिजली विभाग ने पहले से कहा है कि इसे जल्द ही दूर किया जाएगा। भारत के अंदर जो लोग हिंसा करते हैं, हिंसा की सोचते हैं, उनके दिन लद गए हैं और ये बात मानकर चलना चाहिए कि भारत जैसे सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं। देखिए, तत्कालिक क्षणिक ये संकट है जो दूर होगा और इसके बारे में बिजली विभाग ने पहले से ही कहा है कि इसको जल्द दूर करेंगे। थोड़ी सी दुश्वारी आई है उसको। देखिए, बंगाल में जरूर अधीर रंजन चौधरी को चिंता करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में कानून का राज नहीं है। बंगाल में टीएमसी में जो लोग काम करते हैं उसी ही ममता जी बंगाल का नागरिक मानती हैं, और जो लोग टीएमसी से बाहर हैं या जो उनके खिलाफ वोट किया उस पर जुल्म ज्यादती करके, टारगेट करके उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। बंगाल में कानून का कोई राज नहीं है, सिर्फ केंद्र को ब्लेम करना उनकी आदत बन गई है और हर मुद्दे पर बंगाल की मुख्यमंत्री। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बिजली संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के कोयला और बिजली मंत्री कहां हैं, वो बताएं कैसे होगी बिजली की आपूर्ति। गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि बिजली और कोयला मंत्री इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे। देखिए, देश में 72,074 मेगावाट कैपेसिटी के जो पावर प्लांट्स है वो आज बंद है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोयला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आधिकारिक डाटा है, आप कहीं भी इसको चेक कर सकते हैं। देश में 173 पावर प्लांट में से 106 पावर प्लांट के पास जितना कोयले का स्टॉक होना चाहिए उसका 25% से भी कम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आधिकारिक डाटा है। देश में जो कोयले की मांग जो प्रतिदिन 22 लाख टन है, सप्लाई मात्र 16 लाख टन हो रही है। क्यों हो रही है? ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोयला नहीं है, पर कोयले की माइन से लेके पावर स्टेशन तक भारत सरकार उस कोयले को नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि भारत सरकार की कोई गवर्नेंस का कोई मॉडल ही नहीं है। और ये स्थिति, ये संकट अचानक से नहीं आया। पिछले 15 दिन से विशेषज्ञ इसकी तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मैंने स्वयं ने इसके ऊपर 2 मीडिया बाइट भी दी कि ये संकट आने वाला, और ये संकट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो मई में ये संकट और विकराल हो जाएगा, क्योंकि मई में जो बिजली की मांग है जो अप्रैल से और भारत के कोयला मंत्री, भारत के बिजली मंत्री और भारत के रेल मंत्री वो कहाँ है और कौन है मैं नहीं जानता। वो सिवाय अपने एयर कंडीशन चैम्बर में बैठने के कोई काम नहीं कर रहे। और देश में गहराए बिजली संकट पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह सरकार का ही फेलियर है। इस मामले में प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार का ये टोटली फेलियर है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब कोयले के उत्पादन हो रहा है तो कोयले की ढुलाई में कहीं कमी है। कोयला मंत्री की जिम्मेदारी है। कोयला मंत्री झारखंड में यूं घूम रहे हैं मानो कोयला खोजने गए हों देश के लिए। ऐसे समय में, क्राइसिस के समय में क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, मैं समझता हूं इस मामले में प्रधानमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में इस तरह की क्राइसिस हो और केंद्र सरकार चुप बैठी हो। जो राज्य झारखंड पूरे देश को कोयला देता है वो बिजली के लिए मोहताज हो, तो ये समझ से परे है। हमें लगता है जो राज्यों के साथ जो केंद्र का एक व्यवहार होना चाहिए उसकी भी कमी, जो समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय की कमी के कारण भी बिजली के लिए पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा है। हमें लगता है प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करते हुए, इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए बिजली। वहीं लाउड स्पीकर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन बिहार में अभी यह विषय आया नहीं है।
बिहार में विषय आने के बाद सरकार क्या कानून लाएगी, उसे देखने के बाद मैं अपनी राय रखूंगा। अभी हमको तो लगा कि यूपी में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इस वजह से किया जा रहा होगा। अब बिहार में ये विषय आया नहीं है, जब विषय आएगा तो देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही ना हम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी, तभी तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। पहले लाने दीजिए, देख लेने दीजिए क्या मामला है। अरे भाई वहाँ तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर का फॉलो, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होती है। ये सारी बातें और धर्म, कोई भी धर्म किसी भी धर्म के प्रति बैर नहीं दिखाता है। यही सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं, यही ना पढ़ाया जाता था। मतलब क्या करे फिर, कलम ना उठाए डंडा उठा ले। मतलब रोजगार, लोगों को, हिंदू को रोजगार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली के शाहीन बाग से करीब 300 करोड़ रुपए के 50 किलो हेरोइन और 30 लाख रुपए बरामद किए थे। इसी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली से 2 अफगानिस्तान मूल के नागरिकों को अब गिरफ्तार किया है। एनसीबी चीफ एसएन प्रधान ने मामले की जानकारी दी और इसे चिंता का विषय बताया। प्योर क्वालिटी का हीरोइन काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता था, काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयारी थी कि और इस पर मिश्रण करके, एडल्ट्रेट करके उसको और पैकेट्स में बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसकी भी तैयारी थी। क्योंकि उसके साथ लगभग 50 किलो और सस्पेक्ट पाउडर भी मिला है, जिसको शायद एडल्ट्रेट करने की पूरी तैयारी थी। केमिकल्स भी मिले हैं, तो इसलिए ये केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, केवल एक रिसीविंग नेटवर्क नहीं था, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था। तो इसलिए निश्चित रूप से चिंता का विषय, और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि कई सालों के बाद इतनी मात्रा में हीरोइन, प्योर हीरोइन मेनलैंड में मिला है। सी पोर्ट पे काफ़ी बरामदगी हुई है, सीजर्स हुए हैं बड़े, लेकिन मेनलैंड में 50 किलो हीरोइन मिलना, और वो भी नेशनल कैपिटल में, ये एक चिंता का विषय है। और इसी के मद्देनज़र हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। सभी एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं, और आने वाले दिनों में जब उद्भेदन होगा, जब और तार। दिल्ली के शाहीन बाग से ड्रग बरामद होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो साथ ही लाउड स्पीकर मामले पर योगी सरकार की तारीफ की। गिरिराज सिंह ने कहा कि योगी जी ने देश में एक सामाजिक समरसता का माहौल खड़ा किया। ध्वनि को कम करना और अवैध ध्वनि विस्तारक को उतारना, चाहे मंदिर पर हो या मस्जिद पर हो। अब देखना होगा कि तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग क्या बोलती है। जो सामने आए हैं तथ्य, उसका तार मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है ये ड्रग्स का तार। ये वही शाहीन बाग है जिसको एक तरह से एनआरसी, सीएए कानून के विरोध का एक अड्डा बना दिया गया था। भारत में वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ कर रहे हैं, और कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। इसमें ये रामनवमी जुलूस शोभा यात्रा निकला, चाहे झारखंड में घटना घटी हो लोहरदगा, चाहे भरतपुर में घटना घटी हो, करौली का, राजस्थान के करौली में, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन में, चाहे दिल्ली में, जहां भी घटना घटे, कांग्रेस की जुबान बंद है, क्योंकि कांग्रेस वोट के खातिर तुष्टीकरण की। योगी जी ने देश में एक सामाजिक समरसता का माहौल खड़ा किया है। ध्वनि का कम करना और अवैध ध्वनि विस्तारक को उतार। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान प्रदेश के ग्रामीण विकास को लेकर सरकार के प्लान की जानकारी दी, तो साथ ही प्रदेश में शुरू होने वाले निर्मल सरोवर मिशन को लेकर अहम जानकारी साझा की।
प्रदेश में इस समय सरकार तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए काफी कदम उठा रही है, लेकिन बावजूद इसके राज्य में कई जगहों पर तालाबों पर जो है लोगों के पार्टली या फिर पूरी तरह से कब्जे हैं। इन कब्जों को छुड़ाने के लिए विभाग क्या करेगा, ये हम जानेंगे विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से। हरियाणा में निर्मल सरोवर मिशन की शुरुआत भी होनी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये जो तालाबों के जगह पर कब्जे हैं, इनको छुड़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, टाइम टू टाइम जो पंचायती ज़मीनों पर अगर कोई अवैध कब्जे करता है, कार्रवाई होती रही है, पहले भी होती रही है और आगे भी हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। कोई भी पंचायत की लैंड पे कब्जा नहीं कर सकता और ना ही करना दिया जाएगा। तो अभी कोई ताज़े नोटिस जारी किए गए हैं? हाँ, जहाँ जहाँ अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो नोटिस भी जारी किए जाते हैं और कानून कार्रवाई भी की जाती है। ये जो हरियाणा में सरोवर मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, कब से होगा, क्या मिशन है ये? देखिए, ये पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है 24 तारीख को। 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के में हम इसकी शुरुआत तो हुई है, उसको दोबारा से गति देने का काम करेंगे और जिलावार जो हमने अमृत सरोवर मिशन के तहत 75 को हमने टारगेट में लिया है वैसे, और उनको पूरा करने का काम करेंगे। ये बताएं कि जो अभी इस समय पंचायत चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, क्या हमने तय किया है कि जो चुनाव हैं वो नए एक्ट के मुताबिक ही होंगे? देखिए, हम नया एक्ट लेके आए, हम हमारे बहनों को भागीदारी देने का काम सरकार ने किया था, लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज हुआ। अब कोर्ट में विचाराधीन है, जैसे कोर्ट से फैसला आता है सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। आपकी मंशा क्या है, क्या नए कानून के मुताबिक ही करना चाहती है? मंशा तो जब कानून लेके आए हैं तो नए कानून के हिसाब से चुनाव हो। सरकार की यही सोच है कि हमारी बहनों को बराबरी में काम मिले, वो भी बराबर में आके काम हाथ से हाथ बढ़ाएं, क्योंकि महिला और पुरुष का बराबर का हक है। तो इसलिए कि 50% में महिलाएं भागीदारी निभाएं अपनी आकर। जियो टैगिंग क्या है? जियो टैगिंग जितना भी हमारा एसेट्स है वो हम उसको जियो टैग के द्वारा जोड़कर कि ये हमारा पंचायत का एसेट्स है, उसके डिमार्केशन करके जियो टैग से जोड़ रहे हैं ताकि वो कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम सुनिश्चित कर सकें। कब तक जो है सारा काम हो जाएगा? देखिए, जियो टैगिंग का काम पहले काफ़ी समय से चला हुआ है और आने वाले समय में इसको जल्दी पूरा कर लेंगे। तो ये थे देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये मिशन शुरू करेंगे उसके तहत, क्योंकि पूरे देश में सरोवर मिशन चल रहा है और हरियाणा में भी इसके तहत 75 तालाबों का जीर्णोद्धार या नए तालाब बनना है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा जिन जमीनों पर, जिन शामलाती जमीनों पर या पंचायती जमीनों पर कब्जे हैं, उनको छुड़वाने के लिए विभाग जो है हर संभव कार्रवाई करेगा। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने की धमकी दी थी, जिसके बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट मुखर हो गया। फ्रंट ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर खालिस्तान का झंडा जलाया और खालिस्तान को जड़ से उखाड़ने का प्रण लिया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि देश पन्नू की धमकियों से डरने वाला नहीं है। देखिए, मैंने हिमाचल देवभूमि से खालिस्तान रूपी राक्षस का अंत करने के लिए देवभूमि से अब आर पार की लड़ाई खालिस्तान के खिलाफ शुरू करते हुए, जिस पन्नू ने इंग्लैंड में बैठकर कहा था कि हम देवभूमि पर डीसीएसपी ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा लहराएंगे, आज मैंने यहां तेल घेर कर खालिस्तान के झंडे को आग लगाई और भारत के शहीदों के खून से बने इस तिरंगे को लहराया। हमारे खून का कतरा कतरा राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। जो सोच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सोच भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर चल रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत की तरफ बुरी नजर उठाने वालों को अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आर पार की चुनौती देगी और खालिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूं, जो इस पन्नू का इंग्लैंड में सर काट कर लाएगा, मैं देवभूमि पर ऐलान करता हूं, मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया 51 लाख रुपए उसको इनाम देगा।
मैं देवभूमि के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का समर्थन करता हूं। जयराम ठाकुर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र रहे रेणुका जी के युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेक चौहान शुक्रवार को अपने समर्थकों सहित आप में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने पहली बार नौहराधार में रैली निकाल अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उनके पार्टी में शामिल होने से पहले आपके प्रदेश सह प्रभारी कुलवंत सिंह और मंडल अध्यक्ष मनीष ठाकुर की मौजूदगी में मंडल इकाई की बैठक में बड़ी संख्या में युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनमें ज्यादातर युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेक चौहान के समर्थक शामिल रहे। अपने विवेक चौहान जी, जिन्होंने आज अपने पूरे साथियों के साथ यूथ विंग के अध्यक्ष थे रेणुका जी विधानसभा के, अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। मैं बधाई देता हूं इनकी पूरी टीम को, स्वागत करता हूं। और जहां तक जनता की बात है, आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बच्चा आज ये चाहत रख रहा है कि किसी तरीके से आने वाले चुनाव में प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वाकांक्षी जनमंच योजना संचालित की है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला सोलन में 23वां जनमंच 1 मई को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दभोटा में आयोजित किया जाएगा। जनमंच की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री सुखराम चौधरी करेंगे। ये जानकारी देते हुए एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि जनमंच सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को उनके कार्यालयों में प्राप्त हो रही समस्याओं का निपटारा करने और ई समाधान के तहत नियमित तौर पर अपलोड करने के निर्देश दिए। और इसी के साथ ही देश की बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।